सेवा जोहार साथियों, मैं आशीष ककोड़िया आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से कि अभी जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए हैं, यूपीएससी के जो रिज़ल्ट आए हैं, और उसमें जिस तरह से आदिवासियों की कमी गई है, जो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, और कुछ विशेष वर्ग के लोग ही उसमें ज़्यादा से अधिक संख्या में उन लोग सेलेक्ट हुए हैं, और कुछ संगठन और कुछ हमारे लोगों को उस पर ऊपर आपत्ति जो जताई जा रही है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आप सिविल जज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आप देखिएगा कि सिविल जज के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें अधिकतर जो कैंडिडेट होते हैं, मेरे हिसाब से 99% जो कैंडिडेट होते हैं वो सब अदर कम्युनिटी के होते हैं। उच्च वर्गीय श्रेणी में जो लोग आज की तारीख में आते हैं उन्हीं के लोग सेलेक्ट होते हैं अधिकतर। आखिर ऐसा क्यों है? आज हम लोग भी कई चीज़ विचार विमर्श करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, उसके बावजूद अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितना भी इन चीज़ों का एनालिसिस करा हूँ, और कई ऐसे विद्वानों के साथ में बैठा हूँ जो समाज के हित के लिए कार्य भी कर रहे हैं, और कई चीज़ों को लेकर वो भी अपने स्तर से परीक्षण भी करते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। तो उसमें उनसे चर्चा में ये पाया गया है, उनके द्वारा मुझे जो मिला है, जो मैं जान पाया हूँ अभी तक, तो उसमें मैं यही समझ पाया हूँ कि इस देश में अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो कुछ चल रहा है ये बहुत ही भयानक और बहुत ही विकराल रूप लेने वाला है आगे जाकर। क्यों? क्योंकि आज इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको खत्म कर एकात्मवाद की स्थापना करना ही मुझे लगता है कि ऐसा उद्देश्य है कुछ लोगों का, कि इस देश में सत्ता, शासन और हर चीज उनके हाथ में रहे और वही इस चीज को चलाएं। अब वो चलाना कैसे संभव होगा? क्योंकि आज की परिस्थिति में जितने भी प्रशासन के जो तंत्र हैं, शासन के जो तंत्र हैं, उसमें जो उच्च पद होते हैं उस पर विशेष जाति के या विशिष्ट वर्ग के लोग ही स्थापित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश का संचालन उन्हीं जगहों से होता है। चाहे आप न्यायपालिका की बात कर लो, चाहे आप अपने जो भारत सरकार है या राज्य सरकारें हैं, इनमें आप देख लो। आप जितने भी हमारे आदिवासी समाज के जितने भी केंद्रीय स्तर पर देखें या राज्य स्तर पर देखें, जितने भी मंत्री हैं, उनके या पर्सनल जो पीए होते हैं वो देखिए वो किस वर्ण के होते हैं, वो कौन होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप जितने भी जजेस देख लीजिए, सिविल से जाते हैं, हाई कोर्ट के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के देख लीजिए, तो इनमें जज जो होते हैं वो कौन होते हैं? क्या हम इतने भी वो नहीं है क्या हम इतनी भी क्षमता नहीं है, हमारे अंदर में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस चीज़ों को क्रैक कर सकें, एग्जाम को क्रैक करके उस पोजीशन पहुंच सके? आज हमारे कई आईएएस अधिकारी जो हैं, आपने भी देखे ही होंगे भोपाल का जो हुआ है हमारे संतोष वर्मा जी के साथ में। यदि हम कुछ खुलकर बोलने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे ऊपर अत्याचार करते हुए, आरोप, कुछ भी अनर्गल आरोप लगाते हुए हमें बर्खास्तगी की जाती है। हम हमारी समाज के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। कई लोगों का ऐसा विचार भी आता है, कई लोग इस तरह विरोध भी करते हैं कि हमारे जो आदिवासी कर्मचारी हैं, जो हमारे प्रशासन में अधिकारी हैं, वो समाज के लिए खुल के काम नहीं कर पाते हैं। वो तो करते हैं काम, वो करना भी चाहते हैं, परंतु क्या होता है कि हमारे जो समाज के जो अधिकारी जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि यदि आज वो समाज के लिए कुछ खुलकर बोलेंगे, कुछ कहेंगे, तो जो उनसे ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं, जो प्रशासन को हैंडल कर रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं, वो उनको एकदम से किसी न किसी आरोप में, किसी न किसी कारण बताकर उनको अपनी सेवा से बर्खास्तगी करने तक की नौबत आ जाती है। तो हमारा यही आपसे कहना है कि अब इस चीज पे विचार करिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हो रही है। आखिर ऐसी कमी कहाँ है कि हमारा इतना जनबल होने के बावजूद, इतने आंदोलनों के बावजूद, इतनी संख्या में हमारे लोग हर जगह पहुंचते हैं न्याय के लिए, फिर भी हम लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता है? आखिर ऐसा क्या है? हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमें आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है उसको इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत झेलनी ना पड़े? क्यों? क्योंकि आज हम जितनी मुसीबतें झेल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल के बाद ये मुसीबतें आज से 1000 गुना बढ़ने वाली है। तो हमें, हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और इसी संबंध में मैंने भी कुछ विद्वानों के साथ बैठते हुए चर्चा जब किया इस चीज को लेके, तो वहां से यही निष्कर्ष निकाला गया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है अर्थव्यवस्था। आप भी थोड़ा विचार करिएगा, थोड़ा विमर्श करिएगा, इस चीज को आराम से सोचिएगा, समझिएगा, और अपने साथियों के साथ में इस चीज से जरूर चर्चाएं करिएगा कि
इस देश को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? अर्थव्यवस्था। हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था, ये किसी से छुपी नहीं है और मुझे कहे तो बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है, क्योंकि हकीकत और हकीकत स्वीकार करना ही हमारे लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम आर्थिक व्यवस्था से बहुत ज्यादा ही कमजोर हैं। जब तक हम इस देश में आर्थिक व्यवस्था से मजबूत नहीं होंगे, तब तक ना तो हमें कभी न्याय मिलेगा, ना ही हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उदाहरण के लिए देख लीजिए ना, अभी जो रिजल्ट आए हैं यूपीएससी के, जिसमें बताया गया है कि 44 लाख जो अभ्यर्थी जो पास हुए हैं वो बोलते हैं जैन धर्म से हैं और भी अन्य धर्मों से हैं। पर आप ये मत देखिए, और ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी या भारत के अंदर में जितनी भी जनजातियां हैं या जितने भी आदिवासी हैं, भील, भिलाला, कोरकू, बेगा, भरिया, गोंड, संथाल, ऐसे जितने भी हैं, इन सबको मिलाकर लगभग हम 6-7 करोड़ 7 करोड़ के आसपास लोग हैं। और मध्य प्रदेश में तो 2 करोड़ लोग हैं। और 2 करोड़ लोग में अब ये बताइए कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हम 2 करोड़ लोगों का कितना योगदान है? कितना योगदान है हम 2 करोड़ लोगों का यहाँ पर? और वही जो 44 लाख की बात कर रहे हैं, उनका इस देश की अर्थव्यवस्था में, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका जो देश की अर्थव्यवस्था में कितनी हिस्सेदारी है, ये भी आप सोचिए। क्यों? क्योंकि आप आज देख लीजिए, कई अडानी के मामले हम देखते हुए आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे अरावली पर्वत को लेकर हुआ, बस्तर में जो घटनाएं हो रही हैं, बस्तर में जिस तरह का अवैध कब्जा कर उत्खनन करने के लिए जो किया जा रहा है, माइंस के लिए किया जा रहा है, अभी हमारे शहडोल तरफ भी सुनने में आया है। तो ऐसे कई चीजें आप देख रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये जिसके लिए कर रही है सरकार, तो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, वो देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है। वो देश में अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए, क्योंकि उसको पता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, और देश में जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, सरकार को चलना है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। और पैसा कौन देता है उनको? जिसके पास पैसा होता है। पर हमारा योगदान क्या है? हम कहाँ पीछे? मेरा मानना है कि जिस दिन आदिवासी समुदाय इस देश की अर्थव्यवस्था में 20% की हिस्सेदारी दे दिया कि लगना चाहिए कि यार देश को चलाना है तो इतना रुपया लगना है, और इतना रुपया में से इतना रुपया तो सिर्फ आदिवासी समाज की तरफ से भारत सरकार को चलाने के लिए आता है। और जिस दिन यह स्थिति आएगी, यकीन मानिए कि जिस दिन आप सरकार, कभी रोड पे निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी किसी आंदोलन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी सिर्फ एक फोन या आपका एक निवेदन पत्र सरकार को हिलाने की क्षमता रखेगा। ये कुछ चीजें हैं जिन पर आप जरूर विचार करिएगा। इसी के साथ और भी हम आगे कहीं मिलते रहेंगे। बस यही चर्चा आप लोगों से मुझे करनी थी। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार और जोहार करता हूं।